दर्शकों, हम सब इस धरती पर अपने अपने कर्मों की पोटली लेकर आते हैं। जहां हमारा उद्देश्य होता है कि इस कर्म की पोटली को हल्का करें, वहीं हम इसमें और बोझ डालते जाते हैं। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। ये कार्मिक अकाउंट या कर्म का हिसाब किताब हम अपने आसपास के लोगों के साथ बनाते हैं, जिसके कारण हम बार बार पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और हमें बार बार पृथ्वी पर आना पड़ता है। और यही मुख्य कारण है, और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो इसके पीछे रीज़न है, वो है हमारी डिज़ायर, हमारी इच्छा, जिसकी वजह से हम धरती पर आते हैं। और ये इच्छा और डिज़ायर जाने अनजाने में हमारे भीतर बनती जाती है। हम हर एक परिस्थिति में अपनी इच्छाओं को पालते हैं कि काश हमारे साथ ऐसा होता, ये काश मैं वैसा होता या वैसी होती। इसके अलावा जिसके वजह से इस इच्छाओं को सेटल करने के लिए ब्रह्मांड हमारी मदद करता है और हमें वो पृथ्वी पर भेजता है, क्योंकि आप एक ही जन्म में समस्त इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है। इसलिए हर एक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बारी बारी आपको धरती पे आना पड़ता है। और यही एक वजह होती है कि जो कार्मिक अकाउंट होता है, जो कार्मिक बैगेज होता है, जो पोटली होती है, वो बढ़ती चली जाती है। और कई बार इसका बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको जिंदगी दूभर होने लगती है। और ये जो बोझ होते हैं, हमने कई लाखों हजारों जन्मों से इकट्ठा किया होता है। इससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता। तो बोझ को कम करना, यह हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कुंडली का पांचवा भाव यदि हम समझे तो इस बात को दर्शाता है कि पूर्व जन्म के संस्कार या पूर्व पुण्य से संचालित होता है ये भाव। और ये कालपुरुष की कुंडली के अनुसार देखा जाए तो पांचवा भाग सिंह राशि को दर्शाता है, जिसका स्वामी सूर्य होता है। सूर्य हमारे कहते हैं कि हमारे प्राकृत तौर से हम सबकी आत्मा है। तो आत्मकारक ग्रह हर एक कुंडली का एक सूर्य है, एक प्राकृतिक तौर से देखा जाए तो। अब सूर्य हमारी आत्मा का कारण होने की वजह से जब सूर्य अपना परिणाम देता है तो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि क्रूर तरह से ये अपने आपकी आत्मा को धोने का प्रयास करता है, क्योंकि कई जन्मों के परत उसमें जमा होते हैं। इसके अलावा पांचवा घर पूर्व संस्कार को प्रदर्शित करता है, तो वही नौवा घर यानी पांचवें से पांचवा यदि भावात्मक से देखा जाए तो उसके परिणाम को जो भुगतना होता है, वो प्रारब्ध को हम मानते हैं, इस जन्म में हमें उसको भुगतना होता है। तो ये कुंडली जो है, जिसके द्वारा हमारा पूरा जीवन संचालित होता है, हमारा भविष्य, हमारा जो भूत है, हमारा वर्तमान, इसी कुंडली के आधार पर संचालित होता है, जो हमने पिछले जन्म से लेकर आए हैं। हमें इसमें समझना है कि हम कई बार अपने आसपास के लोगों के साथ अपना जो संबंध बांधते हैं, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि क्या कारण है कि हमारा इतना अच्छा व्यवहार होने की वजह से ये हमारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। खासकर पति पत्नी के संबंध में यदि हम देखा जाए तो कई बार ऐसा लगता है कि ये पूर्व जन्म के कोई शत्रु लगते हैं, जो आज हमारे इस जीवन में हमारे को परेशान करने के लिए आए हैं, या हमारे साथ इनका जीवन जो है कष्टकारी हो गया, तो हमने ऐसा क्या बुरा काम किया है। तो यही एक वजह है कि जो आपका सातवां घर प्रेरित होता है, तो ये दर्शाता है कि आपका जो संबंध है आपके पति के साथ या आपकी पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ, वो पूर्व जन्म के कारण ही आपको ये दिन देखने को मिल रहा है। ग्रहों की अगर हम बात समझे, जैसे हमने भाव को अभी समझा है, तो ग्रहों की अगर हम देखें तो राहु केतु जैसे जो छाया ग्रह है, इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। जहां राहु हमारी इच्छाओं की सीमा को लांघ जाता है, वहीं केतु इसमें पाबंदी लगाता है और आपको सावधान करता है कि आपने पूर्व जन्म में अपनी इस इच्छा को गलत उपयोग से किया है, या इसका गलत उपयोग किया है, या इसका बहुतायत उपयोग किया है। वहीं अगर हम समझे तो राहु अनियंत्रित इच्छाओं को दर्शाता है, जो सिर्फ भटकाव देता है, किंतु जो इच्छा है वो कभी पूरी होती ही नहीं है। यह असंभव है कि राहु आपकी इच्छा को पूर्ति कर दे, बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि राहु सिर्फ एक सर है, उसका धड़ नहीं है। तो जितना उसके मुंह में जाता है उसको पता ही नहीं चलता कि उसका कितना उसका संतुष्टि मिली है। तो संतुष्टि तो बिल्कुल भी मिलती नहीं है। अपनी कुंडली में कर्म संबंध या कार्मिक कनेक्शन या पिछले जीवन के सबक या शिक्षा का खुलासा कैसे देखते हैं। देखिए, इसमें राहु केतु के अलावा शनि की भी मुख्य भूमिका होती है, जो कर्म प्रधान ग्रह माने जाते हैं। ये कर्म को मुख्य तौर से आगे लेकर आते हैं, जहां हम इन्हें भोगने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प रहता ही नहीं है और कोई उपाय रहता नहीं है। वक्री ग्रह पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों को इंगित करता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसका परिणाम काफी कठोर और सबक सिखाने वाला होता है। ज्यादातर वक्री ग्रह कुछ ना कुछ सबक लेकर सिखाते हैं, जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। कुंडली
कुंडली का 12वां भाव पिछले जन्म के कर्मों को इंगित करता है। इस घर में स्थित ग्रह छिपी हुई ताकत को दर्शाता है, भय को दर्शाता है, ऋण को दर्शाता है और कर्म को प्रकट करता है। अब कर्म संबंधी शिक्षा की व्याख्या कैसे देखी जाए? देखिए, अपनी जन्म कुंडली में संबंधों को समझने के लिए इन प्रमुख संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। हमने भाव, ग्रह और उनके प्रभाव को अच्छे से समझा है। अब इसको हम कार्मिक कनेक्शन से जोड़कर देखते हैं कि इसके आधार पर किस तरह का परिणाम देखने को मिलता है। क्योंकि कई बार जैसे मैंने बताया कि हमें लगता है कि जो हमारे जीवन साथी उनके साथ जो उनका व्यवहार होता है, तो हमें लगता है कि पिछले जन्म का कोई शत्रु होता है, या माँ बाप का होता है, या कह सकते हैं भाई बहन का होता है, या बच्चों के साथ। इस प्रकार का हम देख सकते हैं। तो मुख्यतः हम यहाँ पे चर्चा करेंगे पति पत्नी के संबंध की। तो देखिए, छठे घर को अगर हम समझे तो रोग, रिपु, ऋण के बारे में जाना जाता है। तो ये शत्रुता को भी दर्शाता है, शत्रु को भी दर्शाता है। अब यहाँ का संबंध अगर 7वें भाव से हो जाए, यानी 7वां भाव आपके जीवन साथी का होता है, स्पाउस का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, इसका संबंध छठे भाव से बन जाए, तो ये निश्चित तौर से मान लीजिए कि आपके पिछले जन्म का कोई शत्रु है जो आपके जन्म में आपके जीवन साथी बनकर आया है और अपना अकाउंट, अपना जो हिसाब किताब आपके साथ बराबर करने के लिए आया है। जब तक उसका हिसाब किताब बराबर आपके साथ नहीं होगा, तब तक वह व्यक्ति आपके जीवन से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। छठे घर का स्वामी 7वें भाव में बैठा हो, या 7वें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हो, तो इस प्रकार का आप कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम समझें तो देखेंगे कि 12वां घर में यदि बैठा हुआ मंगल आपको ना सिर्फ हाईली मंगलिक बनाता है, ये मंगलिक की उच्च सीमा को दर्शाता है, बल्कि मंगल की दृष्टि ना सिर्फ छठे भाव में पड़ती है बल्कि आपके 7वें भाव में पड़ती है, जो उसकी अष्टम दृष्टि होती है। अब यहाँ पे बैठ के मंगल आपके जीवन साथी के साथ जो रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसमें कटुतापन लाता है, इसमें क्रोध लेकर आता है, जहाँ पे आपकी एनर्जी आपकी जीवन साथी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होती है, और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक तालमेल की कमी देखी जा सकती है और अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव बनाते हैं, गुस्सा करते हैं, या कुछ कह सकते हैं कि एक अब्यूजिव रिलेशनशिप को भी ये दर्शाता है, जहाँ पे कई बार हाथापाई और मार कुटाई में भी ये परिवर्तित हो सकता है, और जिसकी वजह से ये संबंध को विच्छेद भी करता है, ये कारण हो जाता है संबंध विच्छेद का। तो ये इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इसके अलावा अब अगर देखें तो छठे घर में अगर आपके 7वें घर का स्वामी बैठा है, तो इसमें क्या होता है कि जो जीवन साथी हो तो झगड़ालू होता है या बीमारू होता है, उनकी वजह से लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें या अवरोध देखने को मिलता है, उनकी वजह से लाइफ आगे नहीं बढ़ पाती है, खर्चा, हानि, ये सब देखने को मिलता है, क्योंकि छठे घर में बैठा हुआ जो ग्रह है उसकी दृष्टि आपके 12वें घर में जाएगी, जो हानि को दर्शाता है और खर्चे को दर्शाता है। इसके अलावा द्वादश भाव में जैसे बताया मंगल के तो प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार से समझे तो अगर ऐसा आपके कुंडली में बन रहा है, संबंध ऐसा बन रहा है ग्रहों का, तो दंपति में कह सकते हैं कि झगड़ा देखा जा सकता है, एक आपसी अंडरस्टैंडिंग की कमी देखी जा सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है। इसके अलावा अगर मंगल जो है कि अष्टम भाव में भी बैठा हो तो भी ये रिश्तों को बहुत ज्यादा कमजोर करता है। या कोई भी अगर आपके 7वें भाव का जो ग्रह अष्टम भाव से भी बनाता है तो ये रिश्ते में आप कह सकते हैं छुपी हुई मानसिकता को दर्शाता है, जहां पे आपको अपने जीवन साथी के बारे में वो चीजें पता लगती हैं जो आपने कल्पना भी नहीं की थी। या कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप एक ठगे गए हैं, आपने जो समझकर, जो सोचकर, जो जानकर जिस व्यक्ति से संबंध जोड़ा है, असल में वो व्यक्ति था ही नहीं, वो ऐसा है ही नहीं। तो बहुत सारी छुपी चीजें व्यक्ति की बाहर निकलती हैं, तो जिसकी वजह से एक तरह से कह सकते हैं कि दशा को दर्शाता है, जहां पे कई बार ऐसा होता है कि जीवन साथी बहुत ज्यादा इस प्रकार का व्यवहार करता है जिसका आप तुलना जानवर से भी नहीं कर सकते, बहुत विभत्स होता है इसका परिणाम देखना। इसके अलावा हाँ, अगर हम समझे तो 7वें भाव में ही अगर क्रूर ग्रह बैठे हों, जैसे राहु केतु हो गया या मंगल हो गया, कुछ इस प्रकार, सूर्य हो गया, सूर्य एक सेपरेटिस्ट प्लैनेट है, ये संबंध में विच्छेद को उत्पन्न करता है। राहु के साथ सूर्य का संबंध 7वें भाव में हो जाए तो निश्चित तौर से आपका जीवन साथी अहम से पीड़ित रहता है, अपनी अहम के आगे कुछ नहीं सुनता, आप उनके आगे अपनी गर्दन भी काट के रख देंगे तो भी उनको लगता है कि आपने किया ही क्या, इससे क्या होता है। और उनकी जो सेटिस्फेक्शन की सीमा होती है वो असीमित होती है, उनकी सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि कहीं पे भी किसी भी समय नहीं हो सकती, आप कितना भी क्यों ना प्रयास करें, और जिसकी वजह से वो संबंध से भागना चाहती हो। वो एक्चुअली आपके जो भी जीवन साथी आएगा, अगर आपके 7वें भाव में राहु बैठा है तो वह व्यक्ति इस प्रकार का बिहेव करेगा, इस प्रकार का व्यवहार करेगा जहां पे उसको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है, वो लगेगा कि वो एक गलत रिलेशनशिप में आ गया, तो इसलिए वो भागने की कोशिश करता है। आप कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी मनाने की कोशिश करें, वो समझ ही नहीं आएगा। तो 7वें भाव में बैठा राहु असंतुष्टि की सीमा को दर्शाता है, जहां पे कोई सीमा ही नहीं है, और यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जीवन साथी
साथी को खुद ही नहीं पता कि वो किस बात से संतुष्ट होंगे, तो ऐसे व्यक्ति को आप कहाँ से संतुष्ट कर सकते हैं। दर्शकों, कई बार ससुराल पक्ष से भी कुछ इस प्रकार के संबंध में गिरावट देखने को मिलती है, कुछ वजह ऐसी निकल कर आ जाती है उनकी वजह से। जैसे कि अष्टम भाव में आपके पापी ग्रह हैं, जैसे केतु हम मान लें, मंगल मान लें, राहु मान लें, तो ऐसा होता है कि जो ससुराल पक्ष है उतना आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता, उतना आपको सहयोग नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच में एक प्रकार की तनातनी बनी रहती है। कुछ ये भी कारण होते हैं कि आपके ससुराल पक्ष के लोग अगर अष्टम भाव आपका पीड़ित है तो उसकी वजह से भी आपके जीवन साथी के साथ संबंध में एक प्रकार से एक परिस्थिति का निर्माण करते, जहाँ पे आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन का जो है एक परिस्थिति बनने लगती है। तो जैसे मैं बताया, राहु आपके सप्तम भाव में तो असंतुष्टि को तो दर्शाता ही, साथ ही अगर केतु आपके सप्तम भाव में हो तो ये संबंध में बिल्कुल तरह से शिथिलता लेकर आता है, नीरसतापन लेकर आता है, जहाँ जीवन साथी के भीतर इस संबंध को लेकर कोई उत्साह उमंग देखा ही नहीं जाता है। वो स्वयं को इस रिश्ते में जबरदस्ती बंधा हुआ महसूस करते हैं, कुछ दिखावा भी करते हैं और कुछ जिसकी वजह से ये संबंध से कई बार दूर भी भागते हैं। जहाँ पे आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बावजूद भी, पूरा सहयोग देने के बावजूद भी उनके भीतर किसी प्रकार की कोई भावना को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। सूर्य, जैसे मैंने बताया, सेपरेटिस्ट प्लैनेट है, एक सेपरेशन को उत्पन्न करता है, अहम इसका मुख्य कारण है। शनि यदि सप्तम भाव से संबंध बनाता है तो निश्चित तौर से विवाह में विलंब तो लाता है, लेकिन एक स्टेबिलिटी भी देता है, लेकिन साथ ही साथ आपके संबंध में नीरसतापन भी लेकर आता है, जहाँ पे आप पूरी लाइफ, पूरी जीवन इस संबंध का बोझ उठाते हैं, क्योंकि आपको ये शनि आपको संबंध तोड़ने ही नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं ये संबंध आपके लिए बोझ बन के रह जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर इस प्रकार की जो परिस्थिति आपके कुंडली में बन रही है तो आपको सिंपली कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, कुछ आपको समझदारी से काम लेना है। आप चाहे तो इस ग्रह से संबंधित आप मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का या दान कर सकते हैं या जाप कर सकते हैं। कुछ आप सावधानी भी बरत सकते हैं, जैसे यदि राहु केतु का संबंध आपके सप्तम भाव से है या लगन से है, या इनका संबंध किसी प्रकार से सप्तम भाव से जुड़ रहा है, किसी प्रकार की दृष्टि से जुड़ रहा है, तो आप किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, अपेक्षा ना रखें जीवन साथी के साथ या किसी के साथ भी आप ऐसा ना रखें। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आप अपने संबंध को एक कर्तव्य की तरह निर्वाह करें और हो सके तो, जितना हो सके तो आप अध्यात्म की तरफ जुड़े रहेंगे तो आपको मानसिक शांति और संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि अन्यथा आप अपनी एक्सपेक्टेशन में ही उलझ के रह जाएंगे। ये आपको सावधानी बरतनी है। अब शनि का संबंध अगर आपके सप्तम भाव में है तो अपनी लिमिटेड सोच से आपको बाहर निकला है, अपनी बाउंड्री से आपको बाहर निकलना है। रिश्ते में ईमानदारी रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें। आप अपने पार्टनर के कुछ बातों को आप इग्नोर या उसको नजरअंदाज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में कह सकते हैं कि एक ठहराव देखा जा सकता है। साथ ही अपनी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को भी थोड़ा धीमा रखें, क्योंकि जब आपके साथ संबंध जिनके साथ जुड़ जाता है तो उसका कंपेयर आप किसी और के साथ ना करें तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आप हमेशा दुखी रहेंगे। सूर्य का संबंध यदि सप्तम भाव में है तो अहम को रिश्ते से दूर ही रखें। ये अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बना रहे तो अहम को बीच में लेकर ना आए, क्योंकि जहाँ पे मैं की भावना आ जाती है वहाँ पे संबंध को टूटने में समय नहीं लगता है। बाकी जैसे मैंने बताया कि आप इसका उपाय वैदिक मंत्रों से और जाप से और दान से भी कर सकते हैं। तो आजकल ये देखा जा रहा है कि मुखियात जितनी भी कुंडली है उनके सप्तम भाव बुरी तरीके से पीड़ित है, लगन बुरी तरीके से पीड़ित है, और जिसकी वजह से इसका असर संतान में भी देखा जा सकता है। विवाह उपरांत भी संबंध में विश्वास की कमी देखी जा सकती है। व्यक्ति अन्यत्र किसी अन्य रिलेशनशिप में साथ जुड़ जाता है। ये भी कह सकते हैं कि विभस्त कल्पना देखी जा सकती है संबंध को लेकर, जिसमें बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। तो आप अगर इस संबंध को लेकर बहुत ज़्यादा पीड़ित है और आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा ये बनी हुई है तो आपके लिए उस संबंध से बाहर निकलना ही एक विकल्प रह जाता है। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने के बावजूद भी यदि आपको शांति नहीं मिल रही है, आपको मंत्र जाप से भी कुछ शांति नहीं मिल रही, तो आप यही बेहतर रहेगा कि आप इस संबंध से बाहर निकलें, अपने आप को समझने का प्रयास करें, अपने आप को अध्यात्म में जोड़ने का प्रयास करें, तभी आप शांति को प्राप्त करेंगे। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। हरे कृष्णा।